गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम 10th क्लास का सीवीस का सेकंड लेसन रीड कर रहे थे संघवाद। और हमने पढ़ लिया था कि संघवाद की परिभाषा क्या है, यानी संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की विशेषताएं किन किन देशों में, यानी 25 देशों में लगभग संघवाद की व्यवस्था पाई जाती है। फिर बेटा हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो बेल्जियम जैसे और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में संघवाद की व्यवस्था है, तो जो भारत है वो बहुत विशाल देश है, यहाँ पर तो अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की जो हमारी हेडिंग है बेटा वो है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो इसमें संघीय व्यवस्था कैसे चलती है पहले ये बताया गया है बेटा। संघीय व्यवस्था चलाने के लिए सिर्फ इसमें ये कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इसके अलावा और भी चीज़ें जरूरी हैं बेटा। संवैधानिक का अर्थ है कानूनी प्रावधान, यानी कानूनी प्रावधान जरूरी हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें लोकतांत्रिक राजनीति भी आवश्यक है। यानी संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान तो जरूरी है ही हैं, इसके साथ साथ यानी लोकतांत्रिक राजनीति भी जरूरी है। जैसे संघवाद की भावना, विविधता का आदर, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा हमारे देश की साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। तो हम कुछ प्रमुख बातों पर गौर करेंगे जिनसे पता चलता है कि जो संघवाद है किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको भाषाई राज्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का अर्थ होता है बेटा जैसे राज्य का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी। जैसे जैसे अब हमने पढ़ा है कि संघीय व्यवस्था के लिए यानी संवैधानिक प्रावधान तो है ही है, साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति भी आवश्यक है। तो इसने ये भाषा के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा यानी शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2000 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बार की आप यानी जितने पहले में और अब में यानी राज्यों का बंटवारा हो चुका है भाषा के आधार पर, तो हम यानी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और उनके स्थान पर नए प्रांत विकसित हो गए हैं और उनके नाम व क्षेत्र भी बदल दिए गए हैं। इसके बाद है बेटा नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि उनकी यानी कुछ राज्यों का गठन तो बेटा भाषा के आधार पर हुआ और कुछ का गठन उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर किया गया। हमें उन्हें आदर देने के लिए भी यानी किया गया। नागालैंड, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है कि नागालैंड और झारखंड का जो गठन हुआ राज्यों का, इनका गठन उनकी संस्कृति, उनकी भूगोल और उनकी जातीयता के आधार पर किया गया है, न कि भाषा के आधार पर। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी तो आपको पता ही कि विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ था बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जो राष्ट्रीय नेता थे बेटा उनको डर था कि अगर भाषा के आधार पर हमारे देश का विभाजन होगा तो हमारा देश टूट जाएगा। तो सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल भी दिया था इस डर को देखते हुए। लेकिन बाद में अनुभव बताता कि भाषा यानी बाद में अगर भाषा का बंटवारा किया गया या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा देश और अधिक एकीकृत और मजबूत हुआ है। और इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हुआ है। इसके बाद है बेटा हमारा टॉपिक है भाषा नीति। भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा बेटा भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक राष्ट्रभाषा को दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया और हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। ये भी आप याद रखें कि हिंदी कितने भारतीयों की मातृभाषा है, तो 40%। अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा यानी 21 टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है।
श्रीलंका के ठीक उलट हमारे नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी बरती। जैसे कि पता है श्रीलंका में वहाँ की जो ज़्यादा लोग बोलते थे बेटा शीला भाषा बोलते थे और शीली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया था, तो भारत में ऐसा नहीं किया गया। 1965 के यानी सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषाई प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग में उग्र रूप से यानी भाग लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों के प्रयोग में यानी अनुमति दे दी। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है केंद्र राज्य का संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी को सावधानी की अवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता दल किस तरह की अवस्था का अनुसरण करते हैं। तो आपकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों का शासन था, यानी सिर्फ केंद्र सरकार का ही शासन चलता था, बाकी की जो सरकार थी जैसे राज्य सरकार बेटा उसके अधीन रहना पड़ता था। संघीय इकाइयों के रूप में हमारे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों को अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल था, लेकिन 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। यही दौर केंद्र सरकार में गठबंधन सरकार की शुरुआत का था, यानी जब किसी भी दल को बेटा पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पाता था तो दो या दो से अधिक सरकार मिलकर इसमें गठबंधन सरकार का निर्माण करती थी। तो गठबंधन के सरकार आ जाने के कारण केंद्र सरकार को मजबूती मिली और मजबूती मिलने के कारण यानी अब उसको केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहना पड़ा था। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है बेटा इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण। यानी भारत में विकेंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण होता है बेटा एक तरफ से बंटवारा होता है बेटा विकेंद्रीकरण। तो इसमें किया गया है कि जैसे पहले बताया गया है कि संघीय सरकार दो या दो से अधिक सत्रों वाली होती है। अपने देश में दो सत्रों वाली सरकार की जैसे चर्चा की गई हमने पढ़ा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे विशाल देश के लिए यानी क्या नाम है दो सरकारों से काम नहीं चल पाया। तो बेटा जनसंख्या के हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश जैसे नहीं चल पाया तो भारत प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है और भारत अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से इन राज्यों में भी सत्ता के बंटवारे की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है, जिसमें तीसरा स्तर बेटा हमारा है तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है और यह प्रांतीय सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे ये तर्क दिया गया है कि इसके फलस्वरूप 3 सत्रों की सरकार को संघीय ढांचा सामने आया, जिससे तीसरे स्तर की सरकार को बेटा स्थानीय सरकार का नाम दिया गया। तो इसमें यही बताया गया है बेटा आपका। नेक्स्ट आपका है विकेंद्रीकरण की जरूरत यानी क्यों हमारे संविधान ने भी स्वीकार किया कि भाई सत्ता का जो 2 रूप की बजाय 3 रूप पर यानी सत्ता का बंटवारा किया जाए। तो इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें हुई और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से यानी चुनाव भी नहीं कराए जाते थे पहले, और इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था और न ही संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। लेकिन 1992 में यानी इसमें संशोधन करके बेटा इसको महत्व दिया गया। इसमें नंबर 1 जो आपका पॉइंट था ये था कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराए गए। दूसरा बेटा आपका ये है निर्वाचित स्वशासी निकायों में सदस्यता पदाधिकारियों में यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को यानी आरक्षित सीटें दी गई। इसका अर्थ यह है कि नियमित रूप से चुनाव किए जाने लगे। इसका अर्थ यह है बेटा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटें की गई।
इसके बाद बेटा 1/3 जो पद है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। और 5वां पॉइंट है आपका, राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकार का कुछ हिस्सा यानी स्थानीय यानी राज्य सरकार जो भी राजस्व इकट्ठा करती है बेटा उसका कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को भी दिया जाने लगा। तो इसमें यही बताया गया है बेटा आपका। तो आज आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है बेटा। थैंक यू।